लेक्चर 7 के आखिरी पार्ट में आपका स्वागत है। हमने पिछली बार ये बोला था कि हम एक छोटे नेटवर्क को लेंगे, उसमें कैसे वेट्स ट्रेन करते हैं वो समझेंगे। इनफैक्ट हम छोटे नेटवर्क पे लेके उदाहरण के तौर पे आपको दिखाऊंगा मैं पहले, और उसके बाद हम एक जनरल न्यूरल नेटवर्क को देखेंगे और इसी छोटे नेटवर्क के उदाहरण से हम कैसे बड़े नेटवर्क को ट्रेन कर सकते हैं ये हम समझेंगे। तो ये है हमारा आपके सामने छोटा सा नेटवर्क, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो इनपुट हैं x1 और x2 और एक आउटपुट है y। इस नेटवर्क में दो लेयर्स हैं। इसे आप लेयर बोलिए, चाहे इसे आप इनपुट आउटपुट मिलाकर बोलिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे दो लेयर हैं। इसको मैं L1 और इसको L2 कहता हूँ, और एक आउटपुट लेयर है जिसको मैं O कह सकता हूँ। और हम देखेंगे कि इसमें कैसे इनपुट्स आगे जा रहे हैं और आउटपुट बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा x1 और x2 है, और x1 पहले लेयर के साथ, ये जो पहला लेयर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले लेयर के साथ जो इंटरेक्ट कर रहा है वो इन वेट्स के माध्यम से कर रहा है। यानी जो मेरा पहला वेट मैट्रिक्स है W, वो मेरे x इनपुट से मल्टीप्लाई होके मुझे z दे रहा है। तो z का z11 ये है और z21 ये है। z11 जो है वो आउटपुट ऑफ wx का पहला स्केलर वेरिएबल है, और z21 जो है वही उसी लेयर का सेकेंड आउटपुट है। तो z इज और z1 इज w1 टाइम्स x, x इज द इनपुट। और इसके जो इक्वेशन है वो यहाँ पर लिखे हैं मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं z11, दिस इज z11 इज x1 टाइम्स w111। ये जो सुपरस्क्रिप्ट है 1, ये लेयर 1 की बात कर रहा है, ये भी लेयर 1 है, और जो सबस्क्रिप्ट है वो उस लेयर के जो इंडाइसेस है उसकी बात कर रहा है। तो x1 टाइम्स w111 सुपरस्क्रिप्ट 1 प्लस x2 टाइम्स w21 प्लस 1 टाइम्स w01, एंड दिस 1 टाइम्स w01 इज एक्चुअली कॉल्ड बायस। इसको कई लोग b भी लिखते हैं, हम b को w के अंदर घुसा सकते हैं। ये सिर्फ नोटेशन वाली बात है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पीछे के डायग्राम को अगर हम देखें तो ये मेरा है x1 टाइम्स w11 gives me z11, एंड ऑफ कोर्स इसमें x2 टाइम्स w21 भी आता है, जो हमने पिछले इक्वेशन में देखा था। सिमिलरली जो z21 है, यानी जो दूसरा आउटपुट है, वो x2 टाइम्स w221 टाइम्स x1 टाइम्स w121 प्लस w02। ये जो बायस है, ये हम इस बायस की बात यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा z है, ये हमारा पहला वेक्टर है, ये z वेक्टर z1। अब इस z1 वेक्टर में हम वो एक नया नॉन लीनियर फंक्शन लगाएंगे और हमें y मिलेगा। तो जो हमारा y1 है, y1, ये जो हमारा y1 वेक्टर है, y1 इज दिस नॉन लीनियर फंक्शन f1 अप्लाइड टू z1। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पहला लेयर है वो इनपुट x लेता है, उसमें w लगाता है तो हमें z मिलता है, उसमें हम f लगाते हैं तो हमें y मिलता है। ये एक लेयर है, और इसी लेयर को हम एक के बाद एक के बाद एक लगा सकते हैं और हमारे सारे मल्टीपल लेयर्स बन जाते हैं। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि हम केवल दो फंक्शंस लगा रहे हैं। पहला फंक्शन है w, विच इज ए नॉन लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन, और दूसरा फंक्शन है f, विच इज ए नॉन लीनियर फंक्शन। ये दोनों को मिला के, लीनियर और नॉन लीनियर मिला के एक फाइनल नॉन लीनियर फंक्शन बन रहा है। तो हर लेयर एक नॉन लीनियर फंक्शन है, और ऐसे एक के बाद एक के बाद एक जब आप नॉन लीनियर फंक्शन लगाते जाते हैं तो आप बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को यहाँ पर सिमुलेट कर सकते हैं, आप उसको ट्रेन कर सकते हैं। तो ये हमारा टू लेयर नेटवर्क है। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि ये जो टू लेयर नेटवर्क है इसको हम ट्रेन कैसे करेंगे। तो ट्रेनिंग, बेसिकली ट्रेनिंग मतलब कि ग्रेडियंट निकालना। ठीक है, ये हमने बात की थी पिछली बार भी कि सारे जो मशीन लर्निंग के जो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स हैं वो एक चीज़ पे डिपेंडेंट है। वैसे तो दो तीन चीज़ें हैं उन पे, उनका ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स दो तीन चीज़ों पे निर्भर होते हैं, मगर एक जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन या लॉस फंक्शन का ग्रेडियंट। एंड ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब वो क्वांटिटी, वो वेरिएबल्स जो हमें पता लगानी है। और हमें पता क्या लगाना है,
हमने नेटवर्क बता दिया है, तो हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि इस नेटवर्क के वेट्स क्या हैं, ठीक है। इसका मतलब लॉस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर्स, विथ रिस्पेक्ट टू द वेट्स, वो जो ग्रेडियंट है वो हमें निकालना है, लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर्स। और हमारे केस में पैरामीटर है W। हमें बाकी सब कुछ पता है, हमें फंक्शन पता है, हमें x पता है, हमें y पता है, मगर हमें W नहीं पता है, ठीक है। तो अब W निकालना है का मतलब ये है कि ये जो फाइनल लॉस आता है हमारा, लॉस क्या है? लॉस हमने देखा था कि जो आना चाहिए और जो आ रहा है उन दोनों का जो गैप है, ये गैप है लॉस, मतलब कितना हमें नुकसान हुआ है। जो आना चाहिए और जो आया है उनके बीच का जो डिफरेंस है, इसको हम लॉस कहते हैं। और इस लॉस को ही हमें कम करना है। हम चाहते हैं कि जो आना चाहिए जो आ रहा है दोनों बराबर हो जाएं, या करीब करीब बराबर हो जाएं, जीरो हो जाएं, जीरो के आसपास पहुंच जाए। तो इस लॉस फंक्शन को ही हमें डिफरेंशिएट करना है W के रिस्पेक्ट में, तो हमें उसी का ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है। तो इस केस में हमें बेसिकली D ऑफ जो जो जिसे हम लॉस या डाइवर्जेंस कह रहे थे, डाइवर्जेंस ऑफ YD विद रिस्पेक्ट टू WIJ के निकालना है, ठीक है। और इसमें जो एक खास बात है जो कि हम आगे भी से यूज करेंगे, कि इस ग्रेडियंट को निकालने के लिए, मतलब ये जो ग्रेडियंट यहाँ पे जो निकलेगा उसको निकालने के लिए ये जो इंटरमीडिएट वैल्यूज हमारी आ रही हैं, हमें इन सब का उपयोग करना है, इन सब की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और इन सब की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम ये जो ग्रेडियंट निकाल रहे हैं हम ट्रेनिंग डेटा पे निकाल रहे हैं, यानी जो हमारे पास x और y अवेलेबल है उस पर निकाल रहे हैं। और अगर हमारे पास x और y अवेलेबल है तो हमारे ये इंटरमीडिएट वैल्यूज़ भी, ये जो बीच के वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यूज़ ये भी हमें अवेलेबल है। ये हमें अवेलेबल इसलिए है क्योंकि जब हम ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं तब हम वेट्स को कुछ भी रैंडमली कुछ भी ले लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा मतलब रैंडमली इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमारे पास शुरू में कोई वैल्यू नहीं है, तो हम कहाँ से शुरुआत करें, तो हम रैंडमली ले लेते हैं। मगर इसके पीछे भी थोड़ा सा आर्ट है कि कौन सी रैंडम वैल्यूज़ लें, कैसी, किस तरह से हम इसे, जिसे कहते हैं इनिशियलाइज करें एल्गोरिदम को। तो जो भी है, आइडिया ये है कि हमारे पास डेटा है x और y दोनों, और हमें ग्रेडियंट निकालना है लॉस का। तो हम x को यहाँ पे इनिशियल में अपने नेटवर्क में इनपुट करते हैं यहाँ पर, और उससे हम y1 z1 निकालते हैं, उससे हम y1 निकालते हैं, उससे हम z2 निकालते हैं, उससे हम y2 निकालते हैं, और फिर उससे हम डाइवर्जेंस निकाल देते हैं, ठीक है। तो आपको जो ध्यान रखना है वो बात यह है कि ग्रेडियंट की कैलकुलेशन में ये जो इंटरमीडिएट बीच की वैल्यूज़ हैं z1 y1 z2 y2 फॉर ऑल द लेयर्स, सारे लेयर्स के लिए ये हमारे पास होती है और हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो दो मेन आइडियाज़ जो मैंने आपको बताए हैं, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड पास, यानी कि मैंने x डाला और मेरे पास x के बाद y, फिर x के बाद z, फिर y, फिर z, फिर y, ऐसे मिलते गए। यानी इनपुट डाला, फॉरवर्ड पास से मेरे पास आउटपुट आया, मैंने आउटपुट लिया, बैकवर्ड पास करके मैंने ग्रेडियंट कैलकुलेट किया। तो ये जो फॉरवर्ड बैकवर्ड की जो प्रक्रिया है, इसी को ही बैक प्रोपोगेशन कहते हैं। और अगर इस पूरे कोर्स से आप कोई एक चीज़ सीखना चाहें तो वो ये चीज़ है, बैक प्रोपोगेशन कैसे करते हैं। क्योंकि बैक प्रोपोगेशन में ग्रेडियंट कंप्यूटेशन हो रही है, और ग्रेडियंट कंप्यूटेशन बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए ऑलमोस्ट नेसेसरी है, जिसे हम कहेंगे कि इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो ये जो हम आज उदाहरण ले रहे हैं, ये सिर्फ कैलकुलस का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ही हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा का प्रयोग करके, जो कि अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। तो मैं फिर से आपको कहता हूँ कि दो स्टेप्स हैं एल्गोरिदम के, एक है फॉरवर्ड पास और एक है बैक प्रोपगेशन, ठीक है, बैकवर्ड पास। तो हम देखते हैं क्या है फॉरवर्ड पास। फॉरवर्ड पास बहुत आसान है। मैंने अपना शुरू का एक, मेरे पास जो डेटा सेट है, मेरे पास डेटा सेट में हमारे पास x1 y1 x2 y2 ऐसे n पॉइंट्स हैं, xn yn, ठीक है। हम हर पॉइंट लेंगे और उसे यहाँ x1 को यहाँ पे डालेंगे, और जो हमारा y मिल रहा है उसके लिए, उसके बदले में जो हमारा y मिल रहा है हम निकालेंगे। और ये जो y है
जिसे हम लेबल कहते हैं, जो हमारा आउटपुट आएगा, आउटपुट ऑफ y माइनस जो लेबल है, वो हम ये डिफरेंस निकालेंगे जिसे हम एरर कहते हैं। ठीक है, बस हमें ये करना है, मतलब जो आया है और जो आना चाहिए उसके बीच का डिफरेंस। और क्या आना चाहिए वो हमारे पास पता है, क्या आया है वो निकालने के लिए हम x को इसमें इनपुट करेंगे। तो नेटवर्क बहुत ही, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क सिर्फ कई लेयर्स को एक के बाद एक रखा गया है, और एक लेयर जो है वो एक लीनियर लीनियर ऑपरेटर है W, और एक नॉन लीनियर फंक्शन है f। बस यही यूज़ करना है। तो हमने x लिया, हमने पहला लगाया W, हमें z1 मिल गया, हमने फिर से लगाया f1 तो हमें y1 मिल गया। हमने इसको यूज़ करके, ये अगले लेयर का इनपुट बना है, y1 जो है सेकंड लेयर का इनपुट बना है, हमने फिर से इस पर नया W लगाया, हमें z2 मिल गया। तो यहाँ पे W2 था, यहाँ पे W1 था। मैं W के नोटेशन को सही तरीके से लिख देता हूँ। ये W1 था, ये W2 था, फिर y1 में W2 लगाया तो z2 आया, z2 में f2 लगाया तो y2 आया, y2 में फिर से मैंने W3 लगाया तो z3 आया, z3 में फिर से मैंने f3 लगाया तो y3 आया। ऐसे करके मैंने n टाइम्स, n बार मैंने ये लेयर्स एक के बाद एक लगाते गया, तो मेरे पास y ऑफ n-1 आ गया है। अब फाइनली y ऑफ n-1 में मैंने फाइनल fn लगाया, मतलब कि फाइनल नॉन लीनियर आउटपुट फंक्शन लगाया, तो मुझे yn मिल गया। ये मेरा फाइनल आउटपुट है, ये yn। अब इस yn में एक लेबल के करस्पॉन्डिंग मैं उसका जो लेबल है वो माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास उसका एरर आ जाएगा। ठीक है, इसे हम फॉरवर्ड पास कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पहले हमें z1 मिला, और z1 y1 z2 y2 के जो सीक्वेंस मिला है, जो सारे एक के बाद एक मिले हैं, हमें इस तरह yn मिल जाता है। तो ये रहा फॉरवर्ड पास। अब हमें समझना है कि भाई हमने yn तक तो हम आ गए हैं, अब हमें ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करना है। आपको याद होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है ग्रेडियंट कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अब हम ग्रेडियंट की बात करेंगे। तो कंप्यूटिंग द डेरिवेटिव या कंप्यूटिंग द ग्रेडियंट। तो नोट करने वाली बात यह है कि हमने अभी तक की सारी इंटरमीडिएट वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है, यानी कि वी हैव कंप्यूटेड all these intermediate values in the forward computation. These are the intermediate values. ठीक है, एंड हम इनको यूज करने वाले हैं। हम इंटरमीडिएट वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ेगी और हम इसे यूज करने वाले हैं। सो वी विल नीड देम टू कंप्यूट द डेरिवेटिव। हम इन्हीं को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। आप देख रहे हैं कि x1 जो था उसमें W1 F1 W2 F2 W3 F3 ऐसे n बार, यानी कि 2n फंक्शंस का कंपोजिशन है ये, एक के बाद एक के बाद एक, है ना। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो रोकें और सोचें कि हम इसे चेन रूल को कैसे यूज करेंगे, क्योंकि ये तो क्लियर है कि चेन रूल यूज होने वाला है। तो चेन रूल को हम सारे कंपोजिशन में कैसे यूज करते हैं, आप एक बार रोक के सोचें, और उसके बाद जब मैं करूंगा तो आप मेरे साथ साथ करते जाइए। तो आपको हर स्लाइड के बाद रोकना है और आपको खुद समझना है कि ये कैसे हुआ है। मैं फिर से ये रिपीट कर दूं, मैं फिर से दोहरा दूं कि ये पूरे कोर्स का सबसे ज़्यादा अहम क्रिटिकल हिस्सा है। तो इसका एक एक स्टेप आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सिर्फ इतना आपको पता हो तो आप आगे आप ऑलमोस्ट कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं चेन रूल से। तो चेन रूल मैं आपको याद दिला दूं, जो हमारा चेन रूल था वो कुछ इस तरह था कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है f, जो कि एक और अंदर में एक और फंक्शन को कॉल कर रहा है g, और ये फाइनल फंक्शन बना h, तो dh बाई dx अगर मुझे निकालना है, और ये f और g जो हैं
वो रियल फंक्शंस, रियल टू रियल मतलब सिंपल फंक्शंस हैं। तो डी एच बाई डी एक्स जो होगा वो डी एच बाई डी जी टाइम्स डी जी अपॉन डी एक्स होगा। यानी कि मैं पहले बाहर के फंक्शन का ग्रेडियंट निकालूंगा और उसके बाद फिर मैं बाहर के फंक्शन का ग्रेडियंट अंदर के फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, है ना। तो हम एक तरह से पीछे से आ रहे हैं, इसलिए बैक, बैक मतलब पीछे, बैक प्रोपोगेशन मतलब पीछे से प्रोपोगेट कर रहे हैं हम, पीछे वाले टर्म्स को पहले ले रहे हैं, फिर उसके पीछे वाले टर्म को, फिर उसके पीछे वाले टर्म को, और हम अभी तक जो ग्रेडियंट हम कैलकुलेट कंप्यूट कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको यूज करेंगे अगले लेयर के ग्रेडियंट के लिए, इसलिए बैक प्रोपोगेशन का कहते हैं। ठीक है, यही हमें करना है। तो मैं आपको पहले एल्गोरिथमिकली बता देता हूँ कैसे होगा, फिर हम उसके प्रॉपर इक्वेशंस लिखेंगे। ठीक है, तो पहला तो स्टेप होगा कि हम पहले ये जो लॉस है इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे yn के रिस्पेक्ट में, क्योंकि yn हमारा पहला वेरिएबल है जो कि हमारे लॉस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो yn सबसे पहले आ रहा है और हम बैक से चल रहे हैं, तो yn के साथ ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे। और इस केस में डाइवर्जेंस जो फंक्शन है हमारा वही लॉस फंक्शन है, तो हम डाइवर्जेंस का फाइनल आउटपुट के अगेंस्ट ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, जो कि जस्ट मैं आपको बता दूं कुछ इस तरह दिखता है। अगर मेरा लॉस फंक्शन स्क्वायर है, यानी कि फॉर द tth data point yt was the output, जिसे हम y मतलब y, इसे हम ynt बोल देते हैं थोड़ा नोटेशनल कंसिस्टेंसी के लिए। ynt is the output and dt is the real value, यानी कि जो लेबल था। then ytn माइनस dt का स्क्वायर इज द लॉस, नुकसान जो हमारा हुआ है ना, नुकसान जो है, और हमें नुकसान को ही कम से कम करना है। ठीक है, तो इसका हमें ग्रेडियंट y के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। तो ये तो बहुत आसान है, ये अगर हम इसका मैं ग्रेडियंट कैलकुलेट करूँ yn के रिस्पेक्ट में, तो आप ये देख सकते हैं कि ये 2ytn माइनस dt आएगा। ठीक है, और ध्यान रहे कि ये जो थोड़ा मैंने स्क्वायर जो लिख दिया है ये एक्चुअली नॉर्म होना चाहिए अगर हम थोड़ा स्ट्रिक्टली मैथमेटिकल सिंबल्स फॉलो करें, क्योंकि y और d दो वेक्टर हैं, लेकिन एक बार के लिए हम आपको समझाने के लिए स्क्वायर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक वेक्टर आ गया, तो ये पहला ग्रेडियंट है हमारा। तो आप ध्यान दें कि इस पहले ग्रेडियंट में हमें सिर्फ yt की जरूरत पड़ी है, ytn की जरूरत पड़ी है, जो हमारा आउटपुट आया है। अब हम पीछे आएंगे और हम देखेंगे कि पीछे वाले ग्रेडियंट के लिए सिर्फ जो उसका आउटपुट है, जहाँ तक जो आउटपुट है सिर्फ उसकी आवश्यकता होगी। तो नेक्स्ट जो हमारा फेज होगा वो होगा zn का। अभी हमने yn के साथ कर लिया है, अब हम zn के साथ करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट yn के साथ zn के yn के बाद zn करेंगे, और zn के बाद फिर हम yn माइनस 1 करेंगे। लेकिन yn माइनस 1 में के बीच में हमारे पास w भी आ रहा है, ये हमारा w ऑफ n है, यानी कि nth लेयर का वेट ऑफ द nth लेयर। तो हम इसके अगेंस्ट भी ग्रेडियंट निकालेंगे। तो पहले yn, फिर zn, फिर wn, ये हमारा पहला लेयर बन गया। फिर yn माइनस 1, zn माइनस 1 एंड wn माइनस 1, ये हमारा दूसरा लेयर बन गया। तो इस तरह हम फाइनली w1 तक पहुंच जाएंगे, है ना। yn, zn, wn, yn माइनस 1, zn माइनस 1, wn माइनस 1, वैसे कर करके z1, y1, w1। तो आप देख सकते हैं कि हम wn से लेकर w1 तक कुछ इस तरह जाने वाले हैं। ठीक है, ये तो मैं आपको सिर्फ एल्गोरिथमिकली बताया हूँ कैसे होगा। अब हम करते हैं इसे, हम इसे निकालेंगे, हम इसे कंप्यूट करेंगे कि हम कैसे एग्जैक्टली हमें जो इक्वेशंस हैं हम वो निकालने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम कंप्यूटेशन चालू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, हम yn के साथ पहले, yi के साथ पहले हम करेंगे। तो ये जो डाइवर्जेंस है विद रिस्पेक्ट टू yn, अब मैं और से सिंपल कर दिया हूँ। मैंने ग्रेडियंट की जगह
पूरे वेक्टर के ग्रेडियंट की जगह मैं डेरिवेटिव लिख रहा हूँ फॉर एवरी स्केलर ऑफ दैट वेक्टर। तो जो हमारा वेक्टर है वो yn था, तो उसका हर स्केलर जो होगा वो yi होगा। अब हम ये निकाल रहे हैं और इजी है अभी, है ना। ये जो वेक्टर था ये कुछ इस तरह था, आयत कंपोनेंट है वो कुछ इस तरह है, ऐसे यहाँ y1n है, यहाँyin है और यहाँ ydn है। इसमें d कंपोनेंट्स है, हम हर कंपोनेंट का अलग अलग निकाल रहे हैं, तो वो ये कुछ इस तरह दिखेगा आपको, ठीक है। ये हम निकालेंगे और ये हमने निकाला भी था। तो फिर से वही मैं आपको कैलकुलस का जो चेन रूल है फिर से याद दिला दूं कि अगर L इजिकल टू Fy है और Y इजिकल टू GZ है, तो DL बाई DZ जो होगा वो DL अपॉन DY टाइम्स DY अपॉन DZ होगा। ये हम जानते हैं और हमें यही यूज़ करना है। तो yn के साथ तो बहुत आसान था, अब हम zn के साथ कैसे निकालेंगे। तो कैलकुलस का रूल यूज़ करते हैं, हमें निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस विद रिस्पेक्ट टू zin। yn के साथ निकाल दिया, हम पीछे आ रहे हैं zn के साथ। zn का मैंने आयत वेक्टर लिया है, आयत कंपोनेंट लिया है, माफ कीजिएगा। हमें ये निकालना है ये निकालना है, और ये जो है मैं चूंकि zn yn से आ रहा है इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूं, राइट। चेन रूल से हमने लिखा है, क्यों? क्योंकि जो zin है वो है फंक्शन ऑफ yin, राइट। एंड अगर हमें d जो लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू zi निकालना है, राइट, तो अगर हमें लॉस फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू zin, तो चेन रूल के हिसाब से पहले हम बाहर के फंक्शन का निकालेंगे, फिर हम अंदर के फंक्शन का निकालेंगे, राइट। तो ये हमने कुछ नहीं लिखा है, बस हमने चेन रूल को ही यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ये बेसिक स्टेप है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया है। यहाँ पे बस एक मैं छोटा सा पॉइंट रख दूँ कि जो हमारा yn है और जो हमारा zn है ये आपस में ऐसे लिंक्ड है, यानी कि z1 से y1 आ रहा है, z2 से y2 आ रहा है, z1 से y1 आ रहा है, z2 से y2 आ रहा है और zd से yd आ रहा है। यानी z1 y2 को चेंज नहीं कर रहा है, z3 y2 को चेंज नहीं कर रहा है, ये केवल 1 to 1 लिंक्ड है। कोई ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं जो आपस में लिंक्ड हो, क्रॉस लिंक्ड हो, तो उसका डेरिवेटिव अलग तरीके से कैलकुलेट होगा। ये चूंकि सिर्फ इससे रिलेटेड है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। और फिर से मैं आपको बता दूं कि हमें ये निकालना है zin, और जो डाइवर्जेंस है वो है yin माइनस जो उसका करस्पॉन्डिंग di है, कुछ इस तरह है ना। अब चूंकि yin जो है, चूंकि हमें जो zi है वो फंक्शन ऑफ yi है, इसलिए ये कुछ इस तरह हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू yi टाइम्स d ऑफ yi विद रिस्पेक्ट टू zi। तो ये हमारा जो है ये डाइवर्जेंस है, राइट। और हमने यही चीज यहाँ पे लिखी है, यही चीज यहाँ पे लिखी है, राइट। तो ये मेन स्टेप है, ये है हमारा क्रिटिकल स्टेप, फर्स्ट क्रिटिकल स्टेप। और हम फर्स्ट लेयर को अच्छे से समझेंगे, बाकी केवल रिपीट होने वाला है, मतलब आखिरी लेयर को अच्छे से समझेंगे और यहाँ पे जो भी होगा वही पीछे एग्जैक्टली वैसे ही होने वाला है। तो आपको ये अच्छे से समझना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा जो स्टेप था हम उसको फिर से एक बार देखते हैं कि डाइवर्जेंस
of the gradient of divergence with respect to Zin is gradient of Yin with respect to Zi times gradient of divergence with respect to Yi, और ये हम पिछले स्टेप में कंप्यूट कर चुके हैं, है ना। हम जब बैक प्रोपोगेट कर रहे हैं तो हमने यहाँ तक ग्रेडियंट कंप्यूट किया है, हम इस ग्रेडियंट को यूज करके इसको कंप्यूट कर रहे हैं, तो ये हम कंप्यूट कर चुके हैं, तो ये वही कंप्यूटेशन है, और अब हमें सिर्फ ये निकालना है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे निकालेंगे। तो ये तो फंक्शन पे डिपेंड करता है, जैसा आपका फंक्शन है आप उसको ग्रेडियंट उस हिसाब से निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर हमारा ये जो नॉन लीनियर फंक्शन है जिससे हम Zn पास करके Yn दे रहे हैं, अगर ये कुछ ऐसा है z स्क्वायर यानी y इज इक्वल टू z स्क्वायर, देन दिस फंक्शन विल बी d ऑफ z स्क्वायर बाय dz विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स dz, है ना। तो ये फंक्शन वैसा हो जाएगा, और चूंकि हमने zi कैलकुलेट किया हुआ है, कंप्यूट किया हुआ है, तो आप उसे यहाँ भर देंगे। तो ये केवल इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, दिस डेरिवेटिव ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शंस हमने देखे नहीं है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल नॉन लीनियर फंक्शंस होते हैं। जैसे कुछ फंक्शन इस तरह के होते हैं, कुछ फंक्शन इस तरह के होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि फंक्शंस कैसे हैं, बहुत ही सिंपल टू डिराइव फंक्शंस होते हैं, तो हम इसकी चिंता अभी नहीं करेंगे। ये हम न्यूरल नेटवर्क के जो आखिरी सप्ताह में इस कोर्स में हम जाएंगे, उसमें हम ये देखने वाले हैं सारे टाइप के एक्टिवेशन फंक्शन और उनको कैसे, उनका डेरिवेटिव कैसे लें, पर ये बहुत ही आसान होते हैं, तो इसमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है।